वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज से जो है हमारा लेक्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होगा। तो हमने सोचा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एट द एंड मतलब कुछ टाइम के बाद आपको सारा सब्जेक्ट जो है कवर हो जाए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात अगर यहाँ पर बात करेंगे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यूपीएससी के अंदर या अदर स्टेट पीसीएस के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइंस और जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, साइंस जो है एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग के बेस पर होता है। समझे, साइंस का सीधा मतलब है दुनिया में जितने भी चीज़ें, जितने भी फेनोमेनन हो रहे हैं, ठीक है, वो लॉजिकली उसको समझना, उनके नियम मतलब जो लॉज है उनको ढूंढना। फॉर एग्जांपल न्यूटन के लॉज, ठीक है, आप आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, ये सब जो है क्या क्या है, साइंस है। तो साइंस ये है कि उस पर लॉजिक लगता है, उसके जो ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की हम बात करते हैं, फिर एक होता है रीजन मतलब लॉजिक, रीजनिंग, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो समझिए वो साइंस का पार्ट है। और जो जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो देखिए, टेक्नोलॉजी जो है क्या है, साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिससे हम टूल्स, मैकेनिक्स, जो मशीन है, ठीक है, सिस्टम्स उसको बनाते हैं, जो लाइफ को इजी बनाता है। और जब हमसे साइंस का प्रिंसिपल को अप्लाई करके कुछ यूजफुल बनाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन बनाना, या फिर इंटरनेट, वैक्सीन, रॉकेट, या फिर ये सब जो है क्या है, एक तरह से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी। तो समझिए, तो यूपीएससी में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया अगर पूछा जाए, तो आप पहले ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, एक छोटे डेफिनेशन के साथ जो है आप जरूर से लिखिए। समझे क्यों? क्योंकि देखिए, आपको एक बेसिक और एक कह सकते हैं मोटा मोटी, मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये चीज़ आइडिया होना जरूरी है। समझे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम में जो है नेशनल डेवलपमेंट का बैक बैकबोन है। ठीक है, बैकबोन है। समझे, कोई भी देश स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब उसके पास साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होगी। क्या होगी? साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होगी। समझे, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, बात आती है आपकी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर जैसे आप है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट था, जिससे क्या हुआ, फूड शॉर्टेज का फूड शॉर्टेज को ख़त्म कर दिया गया। समझे, या फिर उसकी भरपाई की गई। इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, है ना। डिजिटल इकोनॉमी में यूपीआई, ओएनडीसी जैसे इनोवेशंस ने जो है बिजनेस और बैंकिंग को क्या किया, इंक्लूसिव बनाया। समझे, अब देखिए, इसको करेंट से अगर लिंक करना हो, तो आपको पता है, आप जानते हैं, इंडिया ने जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2023 लॉन्च की है, ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ रिलायंस हो, और ये डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बूस्टर फैक्टर है। क्लियर है? समझे, अब देखिए, बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोशल डेवलपमेंट से क्या लेना देना है। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्या करता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे हेल्थ केयर में वैक्सीन, टेलीमेडिसिन और एआई डायग्नोस्टिक्स डायग्नोसिस ने जो है लाइफ
क्या किया, एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है। एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग, दीक्षा पोर्टल, स्वयं से जो है रिमोट एरिया के जो स्टूडेंट्स है वहां तक की क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रही है। सोशल जस्टिस में डिजिटल गवर्नेंस, आधार प्लस डीबीटी ने क्या किया, करप्शन को कम किया है और क्या कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स को क्या किया, टारगेट किया है। क्या किया, वेलफेयर स्कीम्स को टारगेट किया है। जैसे कोविन प्लेटफॉर्म्स ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को क्या किया, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बनाया। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल है, समझे। तो ये चीज है। और जहाँ तक बात है नेशनल सिक्योरिटी की, समझे, तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस के मामले में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाया है ना, और उसमें काफी हेल्प किया है। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, अग्नि अग्नि 5 ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो है डिटरेंस प्रोवाइड करता है ना। वही अगर साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो डिजिटल वेलफेयर वारफेयर के लिए जो है एआई बेस्ड साइबर डिफेंस सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। स्पेस कैपेबिलिटी, सैटेलाइट सर्विलांसेस है ना, कार्टोसेट रीसेट से जो है बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है, समझे। वहीं अगर इसकी 2024 में जो है डीआरडीओ ने क्या किया, मिशन दिव्यास्त्रा अग्नि 5 MIRV जो है क्या किया, सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को और पावरफुल क्या किया, बनाया है। ठीक है, ये है। अब देखिए यही अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल स्टैंडिंग की अगर बात करें तो जो देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे होता है वो वही है ग्लोबल, एक तरह से ग्लोबल पावर बनाता है, समझे। तो कहने का मतलब है अगर आपको ग्लोबल पावर बनना है तो सबसे पहली बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे होना पड़ेगा, समझे। यूएसए और चाइना का जो है आज का डोमिनेंस मेजोरिटी टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। क्या है, एआई, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, समझे। इंडिया का चंद्रयान 3 मून लैंडिंग और आदित्य L1 मिशंस ने इंडिया को ग्लोबल स्पेस क्लब में जो है टॉप पोजीशन पर रखा है। ठीक है, अब बात आती है यूपीएससी में, जब आपसे पूछा जाए कि इंडिया का राइज इन द ग्लोबल ऑर्डर कैसे हो सकता है, तो आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग पिलर लिख सकते हो, समझे, या बता सकते हो, समझे। तो कहने का मतलब ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक अहम पिलर के रूप में जो है देख सकते हैं। क्लियर है। अब बात रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका रोल, तो आज के टाइम में सिर्फ डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को क्या करता, फाइट करने में हेल्प करता है। क्लियर है। पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, समझे। फिर प्रीसीजन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सैटेलाइट्स डाटा और आईओटी सेंसर से फर्टिलाइजर्स और वाटर का सही यूज होता है। फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी दोनों इम्प्रूव होते हैं, समझे। अब देखिए इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 का गोल है कि इंडिया को क्लीन एनर्जी हब बनाया जाए। क्या किया जाए, क्लीन एनर्जी हब बनाया जाए। ये सस्टेनेबल ग्रोथ का क्लियर एग्जाम्पल है, समझे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए साइंस, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, समझे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेनिफिट तभी सोसाइटी को मिलता है जब लोग उन्हें समझने समझे। इसलिए साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना जरूरी है। आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A क्लॉज 8 सॉरी H फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसमें दिया गया है। इसमें जो है मिथ बस्टिंग, जैसे सुपरस्टिशंस के जगह रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। सिटीजन साइंस, लोग इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग
एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशंस में पार्ट ले सकते हैं। समझे, साइंस पॉपुलराइजेशन, विज्ञान प्रसार, इसरो का आउटरीच, साइंस फेस्टिवल्स, ये सब जो है साइंस को पब्लिक तक ले जाते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए यूपीएससी में एससे जो है एससे जो आता है पूछता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूछता है। जैसे मान के चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, तो आप साइंटिफिक टेम्पर का कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस जरूर लिखना इस पर, ठीक है, या फिर उसका रेफरेंस देना, ठीक है। अब देखिए बात रही चैलेंज की, तो जो है चैलेंज इन यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस को यूज करने में जो है टेक्नोलॉजी मतलब साइंस चैलेंज देखना पड़ता है। तो एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, ये भी कोई सत्य बात है, ठीक है। अगर डिजिटल डिवाइड की बात करें तो हर सिटीजन के पास इंटरनेट और डिवाइस नहीं होता है, जिससे कि इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। इथिकल इश्यूज आपको देखने को मिलेगा, एआई बायसनेस देखने को मिलेगा, जेनेटिक एडिटिंग, प्राइवेसी इन्वेजन जैसे कंसर्न्स जो है पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज होता है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, इंडिया में हाई एंड सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस इक्विपमेंट में अभी भी इंपोर्ट जो है क्या कहते हैं डिपेंडेंस है, समझे। अब देखिए डीप फेक आपने सुना होगा, डीप फेक मिसयूज 2024 इलेक्शंस के दौरान जो हाईलाइट हुआ है, जिससे कि सरकार को न्यू आईटी रूल्स और एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क पर जो है काम करने के लिए जो है मजबूर किया गया है, समझे। तो ये चीजें हैं। अब देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इंडिया में जो है गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च किए हैं, है ना, जिससे कि साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशंस को पुश किया जा सके, ठीक है। अब देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आर&डी को फंड करेगा और एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस बढ़ाता है, समझे। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम, अटल इनोवेशन मिशन स्कूल लेवल पर जो है लिंकिंग लैब सेटअप किए जाते हैं, ताकि जो है बचपन से इनोवेशन कल्चर आए, ठीक है। अब देखिए डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो डिजिटल इकोसिस्टम बनाते हैं और इंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं इनकरेज करते हैं, समझे। पीएलआई जो है आपका, ठीक है, पीएलआई स्कीम्स है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या है, पीएलआई, समझिए इसको, पीएलआई दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब समझिए इसको, जो पीएलआई है स्कीम्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर मॉड्यूल्स, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में काफ़ी सहयोग करता है। ये इनिशिएटिव जो है आपके यूपीएससी मेंस आंसर्स को वैल्यू एडिशंस देता है, अगर आप उन्हें जो है नाम से कोट करते हैं तो, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ सिटीज के लिए नहीं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, तो ये चीज समझिएगा। अब यहाँ रीजन ये है कि सिर्फ सिटी के लिए तो मतलब सिटी के लिए तो है ही, साथ में रूरल एरिया के लिए भी है, ये इम्पोर्टेंट। आईसीटी फॉर रूरल एरियाज, मतलब जैसे ई चौपाल होता है, कॉमन सर्विस सेंटर से फार्मर्स को क्या किया जाता, मंडी प्राइस और गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या है डाटा मिलता है, क्या मिलता है, डाटा मिलता है। एग्रीटेक, ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग, सॉइल हेल्थ कार्ड्स और क्या कहते हैं वेदर एडवाइजर्स जो है एडवाइजरी से
प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है, समझे। अब देखिए रूरल एनर्जी, सोलर मिनी ग्रिड से जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पीएम कुसुम स्कीम्स ने क्या किया, फार्मर्स को सोलर पंप्स प्रोवाइड किए हैं। पीएम कुसुम स्कीम्स ने क्या किए, फार्मर्स को सोलर पंप्स प्रोवाइड किए हैं। ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इनकम जनरेशन दोनों में हेल्प करता है, समझे। अब देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, समझे, तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी साइंस मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने समझाया है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस की बात किया है, 4 पिलर्स भी समझा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पावर। लिंक्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करेंगे, आर्टिकल 51 ए क्लॉज एच जो है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने की बात करता है। और करेंट एग्जांपल्स जैसे चंद्रयान 3, अग्नि 5, MIR भी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, डिजिटल इंडिया, इन सब को जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर चैलेंज भी है, डिजिटल डिवाइड होता है, इथिकल कंसर्न्स देखने को मिलेगा, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ये सारी चीजें हैं। और देखिए हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, क्यों यहाँ पर क्या रोल है इसका। तो देखिए आज के टाइम में जो है गुड गवर्नेंस काफ़ी हद तक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी को डाटा ड्राइवन और सिटीजन फ्रेंडली बनाने में जो है टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है, समझे। जैसे डिजिटल गवर्नेंस होता है जिसमें आधार और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने क्या किया, सब्सिडी लीकेज कम किया है। और जैसे जाम होता है, जाम ट्रीटी जिसमें जन धन आधार मोबाइल ने क्या किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया है। जैसे ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस में क्या होता है, डिजिटल पोर्टल्स जैसे उमंग, डिजी लॉकर, GSTN ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। RTI ऑनलाइन फाइलिंग होता है, ई कोर्ट्स ने जस्टिस डिलीवरी को फास्ट किया है। डिसीजन सपोर्ट्स, बिग डाटा इन AI का यूज जो है वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप इंश्योरेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है, समझे। अब देखिए जैसे NDMA के ऐप जो है बेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम ने क्या किया, साइक्लोन डेथ ड्रामेटिकली कम किया है ना। अब गवर्नेंस बेस्ड GS2 के अंदर जो है आपको आंसर में आप है ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को एक यूनिक इंडियन सक्सेस मॉडल लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए जो इमर्जिंग सेक्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस समझने के लिए जो है हमें इमर्जिंग सेक्टर्स को कवर करना जरूरी है, आज के एग्जाम में मोस्ट रिलेवेंट हो जाए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, क्या है AI, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अल्गोरिथम्स ह्यूमन इंटेलिजेंस मिमिक करते हैं, मतलब फेस रिकॉग्निशन, क्या बोलते हैं, चैट बोट्स रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होते हैं, समझे। गवर्नमेंट ने इंडिया AI मिशन 2024 लॉन्च किया है ताकि AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके और इथिकल AI स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, ठीक है, ये है। अब देखिए एग्जाम में जो है आपको जो है AI से जॉब्स क्रिएट भी होंगी और रिप्लेस भी होगा, इस चीज़ को लिखना है। इसलिए स्किलिंग प्रोग्राम्स जरूरी है, क्या है स्किलिंग प्रोग्राम्स। तो देखिए स्किलिंग प्रोग्राम्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए AI के आने से जो है जॉब क्रिएशन भी हो सकता है, क्या होगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, लेकिन जॉब है ना लॉस भी होगा, क्या होगा, जॉब लॉस भी होगा। तो दोनों चीज़ होगा, क्रिएशन और लॉस दोनों चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से जो है आपको चीज़ें मेंटेन रखना पड़ेगा, स्किलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, किसकी, स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि इसरो का बजट कम होते हुए भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है।
चंद्रयान 3 का साउथ पोल लैंडिंग एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। क्या है? एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन 2025 जो है, ठीक है, लॉन्च एक्सपेक्टेड ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम्स है। ये नेशनल प्राइड और साइंस डिप्लोमेसी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है, स्काई रूट्स, एरोस्पेस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या किया? फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है 2022 एंड 2023 के अंदर। समझे? ये चीज है। अब देखिए GS3 में जो है स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स एक हॉट टॉपिक है। क्या है? स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स एक हॉट टॉपिक है। आप जो है इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर का जो है मेंशन जरूर कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, GS3 के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, किसकी? बायोटेक्नोलॉजी का। अब समझिए जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट, इंडिया ने कोवैक्सीन डेवलप किया है और वैक्सीन डिप्लोमेसी से सॉफ्ट पावर बिल्ड की है। क्या है? क्या किया है? डिप्लोमेसी से सॉफ्ट पावर बिल्ड की है। अब जेनेटिक क्या है? GM क्रॉप्स है। बीटी कॉटन से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, पर GM मस्टर्ड को लेकर क्या किया? डिबेट्स चल रही है। इथिकल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। बायोटेक स्टार्टअप्स इंडिया में 6000 प्लस जो है बायोटेक स्टार्टअप है जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बायोटेक में काम कर रहे हैं। क्लियर है? ये चीजें हैं। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें, किसकी? साइबर सिक्योरिटी की। तो देखिए साइबर सिक्योरिटी में जो क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर अब समझिए साइबर अटैक्स का रिस्क जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे रैंसमवेयर है या फिशिंग है, स्टेट स्पॉन्सर अटैक्स है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए ओवरऑल क्या है, गवर्नमेंट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ड्राफ्ट किया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया है। किस पर? कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया है। यूपीएससी में केस स्टडी लिखने लायक एग्जाम्पल जैसे एम्स एम्स रनसोमवेयर अटैक 2022, जहां 40 मिलियन पेशेंट डाटा को रिस्क हुआ और साइबर रिजिलियंस की जरूरत को हाईलाइट करता है। समझे? अब देखिए इथिकल एंड सोसाइटल डायमेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इथिकल एंड सोसाइटल डायमेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ इथिकल इश्यूज भी आते हैं जो पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज होता है। क्या होता है? चैलेंज होता है। अब देखिए AI इथिक्स भी होता है। क्या है? AI इथिक्स, आपने नाम सुना होगा। AI इथिक्स जो है प्राइवेसी, अल्गोरिथमिक बायस, अकाउंटेबिलिटी, ये इशूज जो है AI रेगुलेशंस में एड्रेस करने होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इथिक्स, क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इथिकल डायलेमाज क्रिएट करता है। जैसे डिजाइनर बेबी कंट्रोवर्सी, फिर डिजिटल प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 प्रोड्यूस किया गया है ताकि जो है सिटीजन्स डाटा सिक्योर रहे। ठीक है, अब देखिए अप्रोच की बात करें, अगर बात करें तो आपको आंसर्स में जो है बैलेंस व्यू देना चाहिए, है ना। बेनिफिट्स और रिस्क दोनों लिखना चाहिए और सजेस्टिव कंक्लूजन देना जरूरी है। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया नीड्स रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बैलेंसिंग इनोवेशन एंड इथिक्स। समझे? ये चीज है। फिर देखिए इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस तभी रियलाइज होता है जब हम अपने R&D को, इकोसिस्टम को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर है? ये चीज है। इस R&D को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक जो है इस पर जो है सही तरीके से काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखिए क्या क्या जो है चैलेंजेज है, समझिएगा एक बार। चैलेंज क्या क्या है?
चैलेंज, ठीक है। चैलेंज की अगर बात करें तो देखिए लो R&D स्पेंडिंग, मतलब जो है इंडिया का R&D स्पेंडिंग जो है 0.7%, क्या है 0.7% ऑफ जीडीपी है। कितना है ऑफ जीडीपी, जो कि कम है, क्या है कम है। जबकि चाइना की अगर बात करें तो 2% है, चाइना का 2% है, और यूएसए का जो है 3% से ज़्यादा है, यूएसए का 3% से ज़्यादा है, समझे। तो कहने का मतलब है हमें जो है इंडिया को खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। ब्रेन ड्रेन भी इसी वजह से होता है, क्या होता है ब्रेन ड्रेन जो है इसी की वजह से हो जाता है कि बेस्ट साइंटिस्ट जो है अब्रॉड चले जाते हैं ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखिए लिमिटेड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्री का शेयर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 37% है, समझे। तो ये चीज़ जो है इंडस्ट्री का शेयर रिसर्च डेवलपमेंट में सिर्फ 37% के वजह से जो है बहुत सारे इशू देखने को मिलता है ना। और डेवलप्ड कंट्री में 70% से ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो 70% से आपका ज़्यादा जो है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें इंडिया की, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपको 37% ही देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें क्या कहते हैं रिफॉर्म्स एंड सॉल्यूशन की, क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं बताइए। आप भी सजेशन दे सकते हैं रिफॉर्म्स एंड सॉल्यूशन की, तो क्या क्या सॉल्यूशंस बन सकता है समझिएगा। देखिए अगर सॉल्यूशन की एज फार एज सॉल्यूशन इज कंसर्न, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप जो है बढ़ाता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ने इनोवेशंस को क्या किया बूस्ट किया है। स्किल डेवलपमेंट, अटल टिंकरिंग लैब्स, एआई स्किलिंग प्रोग्राम्स ने यूथ को क्या किया फ्यूचर रेडी बनाया है, समझे। फ्यूचर रोड मैप फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो देखिए अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशंस 2047 का ड्रीम अचीव करना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा प्रायोरिटी देना होगा, क्या करना होगा प्रायोरिटी देना होगा। अब देखिए बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग टारगेट 2%, मोर देन 2% ऑफ जीडीपी बाय 2030, क्या टारगेट है 2030 तक जो है हमें इंडिया को 2% से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, 2% से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्लियर है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, और ये टारगेट है 2030 तक, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक बात करें स्ट्रेंथन स्टेम एजुकेशन की, स्टेम एजुकेशन समझिएगा, स्टेम एजुकेशन। अब यहाँ क्या है स्टेम एजुकेशन, तो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन होना जरूरी है, समझे। इसमें जो है हम प्रमोट करेंगे डीप टेक स्टार्टअप्स की, जिसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में फोकस करेंगे, क्लियर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिफेंस, स्पेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी में पीपीपी मॉडल जो है यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक साइंस डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ब्रिक्स, क्वाड, आर्टेमिस एकॉर्ड्स में जो है एक्टिव रोल है, समझे। अब देखिए यहाँ इंडिया जो है इंडिया मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू अ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, समझे। तो ये चीज ध्यान देना है, क्या है बीइंग टेक्नोलॉजी कंज्यूमर रादर देन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर्स, ये लाइन जो है आपको कंक्लूजन के तौर पे जो है कहीं न कहीं सेट करना है, और जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं एक पावरफुल कह लीजिए या इफेक्टिव आंसर जो है बनाता है, समझिए। आप देखिए कुछ केस स्टडी है, क्या है केस स्टडी आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एग्जाम में जो है केस स्टडी लिखने से आपके आंसर्स में भी क्या होता है वेट जो है बढ़ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, समझे, जैसे यूपीआई और प्लस आधार, ओएनडीसी वर्ल्ड में जो है यूनिक मॉडल है। फिर स्पेस डिप्लोमेसी, चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद जो है ग्लोबल साउथ के लिए जो है नॉलेज शेयरिंग का
प्रपोजल, समझे। एआई फॉर एग्रीकल्चर, कर्नाटका में एआई बेस्ड इल्ड प्रिडिक्शंस मॉडल फार्मर इनकम प्लानिंग में जो हेल्प होता है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडिया का टारगेट 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस बाय 2030 है, जिसमें क्लीन एनर्जी लीडरशिप की हम कल्पना करते हैं। किसकी? क्लीन एनर्जी लीडरशिप की कल्पना करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है टारगेट है 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030 तक। ठीक है, ये सारी चीज जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और उसको जो अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए हमने क्या क्या देख लिया कि जो है आपका गवर्नेंस, इंटीग्रेशन, ई गवर्नेंस, जाम, ट्रिनिटी, डीपीआई की बात कर लिया। फिर इमर्जिंग सेक्टर्स, एआई, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, फिर आपका साइबर सिक्योरिटी, इथिक्स की अगर बात करें, एआई बायसनेस दिखता है, डाटा प्राइवेसी इशू रहता है, जीएम क्रॉप्स डिबेट्स इस पर चलता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लॉ फंडिंग है, ब्रेन ड्रेन होता है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन होता है, ये सारी चीज़ें। फिर फ्यूचर रोड मैप की अगर बात करें तो रोड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट करना जरूरी है। ठीक है, फिर स्टेम एजुकेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, केस स्टडी, यूपीआई, चंद्रयान 3, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सारी चीज हमने एक एक करके देखा है। अब आगे हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ये टॉपिक भी कहीं न कहीं देखिए आपको लग रहा होगा फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स आपको डायरेक्टली कह के नहीं पूछेगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट कहकर जो है आपसे पूछ लिया जाएगा घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये जो है इनडायरेक्ट टॉपिक है, इसको समझिए। आप देखिए फिजिक्स को है ना समझना, और खास करके यूपीएससी के लिए सिर्फ साइंस का जो है ना काम नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी सबके साथ जो है डायरेक्टली लिंक्ड रहता है। तो मैंने पहले भी बोल दिया था कि जो फिजिक्स है ना वो आपको डायरेक्टली फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कह के नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे जो है इनडायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, और वो है ना अदर अदर सब्जेक्ट डाल के पूछेगा, जैसे टेक्नोलॉजी कर दिया, स्पेस कर दिया, या फिर स्पेस मिशन, एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, ये सब से जो है ना डायरेक्टली लिंक करके पूछेगा। तो उसको आपको उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए इंडिया में जो है रिन्यूएबल एनर्जी का अगर बात करें तो वहाँ जो है रोल है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी फिजिक्स का योगदान, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो अब देखिए जैसे आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी। आप समझिए जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है खास करके उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, और भारत का एक नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे। ऐसे ही जो है लेजर और नैनो टेक्नोलॉजी है, तो लेजर और नैनो टेक्नोलॉजी के जो क्या कहते हैं उसके बेसिस पर जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ना, वो क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इस टाइप से। इसीलिए हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। आप देखिए जहाँ तक फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉज। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट मैटर जैसे एनर्जी है, ठीक है, या फिर मैटर है, तो उनके बिहेवियर को समझना, समझे। यानी कि नेचर, उसकी क्या नेचर है, एक होता है ना उस टाइप से। फिजिक्स के बिना जो है ना कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्या कहते हैं, इमेजिंग करते हैं, एमआरआई करते हैं ना, सीटी स्कैन करते हैं, या फिर क्लाइमेट मॉडलिंग करते हैं, एआई सेंसर, या फिर स्पेस मिशन, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ना, इवन की बाकी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं होता है इसके बिना। इसलिए फिजिक्स को आप हल्के में मत लीजिए, उसको एक रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल इमेजिंग कर रहे हैं, एमआरआई मशीन होता है उसमें यूज होता है सीटी स्कैन, क्लाइमेट मॉडलिंग, एआई सेंसर, या फिर स्पेस मिशन, हर जगह जो है फिजिक्स दिखेगा। ठीक है,
जहाँ तक यूपीएससी की बात है, तो जब भी आपको साइंस एंड टेक फॉर डेवलपमेंट या साइंटिफिक टेम्पर अगर लिखा हुआ मिलता है, तो समझ जाइए कि आपको फिजिक्स का बेस जो है पता जो है, मतलब एक तरह से कह लीजिए फिजिक्स यूज हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर आपको फिजिक्स का बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी जाके आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग है, ठीक है। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या है, काम नहीं है, समझे। इसमें जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी है, ग्रेविटेशनल पुल है, थ्रस्ट कैलकुलेशन है, सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, समझे। अब देखिए मैटर और इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो देखिए मैटर वो पदार्थ होता है, यानी कि वो चीज होता है जिसका मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज मैटर। मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को 3 बेसिक फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड मतलब डेफिनिट से वॉल्यूम उसका होगा, जैसे पत्थर का, ठीक है, या फिर कोई लोहा है इस टाइप से। लिक्विड डेफिनिट वॉल्यूम होगा लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होगा, ठीक है, ये चीजें हैं। गैस की अगर बात करें तो नाइदर डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है, ये है। तो ये चीज है। फिर अगर मॉडर्न साइंस में देखेंगे, ठीक है, मॉडर्न साइंस ने क्या किया, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि बीईसी को क्या किया, बी जो है मेटर के स्टेट्स में ऐड किया गया है। प्लाज्मा मतलब आयोनाइज्ड गैस है, क्या है, प्लाज्मा का मतलब हो गया एक तरह से आयोनाइज्ड गैस, क्या है, आयोनाइज्ड गैस, क्या है, आयोनाइज्ड गैस, क्लियर है। अब देखिए जो प्लाज्मा है एक आयोनाइज्ड गैस है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जैसे सन का कोर या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट या फिर फ्यूजन रिएक्टर्स, ये जितने भी है प्लाज्मा है ना, है। और जैसे बीईसी की बात करें, बीईसी मतलब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में एटम्स एक सिंगल क्वांटम स्टेट में आ आ जाता है, समझे। ये क्वांटम कंप्यूटिंग में भी फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, समझे। यहाँ देखिए अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज फ्यूजन एनर्जी रिसर्च में हो रहा है, तो दैट इज द ITER प्रोजेक्ट में भारत भी पार्टनर है इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो बीईसी का यूज है क्वांटम सेंसर और अल्ट्रा प्रेसाइज क्लॉक्स बनाने में भी होता है, ठीक है। चलिए अब जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की अगर बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखिए मास एंड वेट, पहली बात तो है मास एंड वेट की अगर बात करें, तो देखिए मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, ठीक है, उसको हम मास कहेंगे। मास किसको कहेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, जगह बदलने से जो है ये नहीं बदलता है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे कहीं भी चली जाइए, मास पे चली जाइए, मून पे चली जाइए, सब जगह मास जो है सेम ही रहता है, वेट चेंज होता है, ठीक है। तो वेट जो है एक तरह से फोर्स है, जिसमें क्या होता है कि अर्थ जो है अपने तरफ जिस फोर्स के साथ खींचता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो यानी कि वो जो फोर्स होता है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से जो है चेंज होता है, समझे। तो ये चीजें हैं, तो जिस फोर्स से खींचता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो दैट इज द वेट, ठीक है, क्या है, वेट है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जैसे मून पर आपका जो है वेट 1/6 हो जाता है, पर मास जो है सेम ही रहता है, मास क्या रहता है, सेम ही रहता है। ऐसे ही जो है जैसे डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी जो है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, m/v लिख देता हूँ, d इज इक्वल्स टू m/v, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है यूपीएससी में इन्वायरमेंटल टॉपिक्स में भी आता है, जैसे ऑयल स्पिल वाटर सरफेस पर क्यों रहता है, ऑयल स्पिल जो है वाटर सरफेस पर क्यों रहता है, क्योंकि
ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम होता है। क्या होता है? वाटर, ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम होता है, इसीलिए जो है वाटर उसके ऊपर तैरता है, समझे। फिर वहीं अगर इलास्टिसिटी की अगर बात करें, ठीक है, किसकी? इलास्टिसिटी की, ठीक है, इलास्टिसिटी। अब देखिए, जैसे इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का अपने शेप में वापस आ जाना आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अगर रिमूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है सेम अपने सेम पोजीशन में आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच होने के बाद जो है अपने शेप में वापस आ जाता है, समझे। तो ये चीज जो है इलास्टिसिटी है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन की अगर बात करें तो रेलवे ट्रैक्स के लिए जो है स्टील का जो सिलेक्शन होता है ना, इलास्टिसिटी के हिसाब से ही होता है, समझे। ये चीजें हैं। फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, किसकी? लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए, फोर्स का सिंपल मतलब होता है पुश या पुल, जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन स्टेट को बदल दे, ठीक है। फिजिक्स में फोर्स के बहुत टाइप्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा, दूसरा जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। फिर और अलग अलग टाइप्स पे, अलग अलग बेसिस पर जो है फोर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, क्लियर है। फोर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसको समझ। आप देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया? सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे अर्थ है, अर्थ और अर्थ हमें खींचता है, तो इसका मतलब क्या? दोनों के बीच अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल के बीच जो है अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स होता है। क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्स मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस को होल्ड करता है। एटॉमिक जो है न्यूक्लियस को क्या करता है? होल्ड करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, समझिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, समझे। मतलब या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो वो या तो रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। ये चीज है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, समझे। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक लगाने पर क्या होता है, आप आगे झुक जाते हो, झुकते हैं कि नहीं। तो ये किस वजह से होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के वजह से ही होता है, क्योंकि आपके बॉडी का इनर्शिया आपके आगे ले जाने की कोशिश करता है। आपका मोशन जो है आगे की तरफ है, और जैसे ही वह स्टॉप होता है, ब्रेक लगता है, तो आप जो है कोशिश करेंगे आगे ही बढ़ने की, तो आपका जो है ना आगे वाला पोर्शन झुक जाता है, क्लियर है। ये चीज है। फिर जो है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ जो है एफ बराबर एम ए है। क्या है? एफ बराबर एम ए, मतलब हो गया फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, समझे। अब देखिए, इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसका एप्लीकेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो है एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, समझे। जैसे चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन में जो है रिक्वायर्ड थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये लॉ यूज होता है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन में रिक्वायर्ड थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो है ये लॉ यूज होता है, क्लियर है। फिर थर्ड लॉ है, क्या है? थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन, मतलब एक्शन जो है रिएक्शन के बराबर है, हर एक्शन
का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, समझे। ये थर्ड लॉ है। मतलब ये है कि जो रॉकेट है, रॉकेट स्पेस में इसलिए उड़ता है क्योंकि गैसेस नीचे नीचे थ्रस्ट क्रिएट करता है और रॉकेट जो है ऊपर पुश होता है, समझे। ये चीजें हैं, तो इसको समझिए, ठीक है। अब जो है ये हो गया। फिर बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की। किसकी? वर्क एनर्जी एंड पावर की। देखिए, अब जहाँ जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डील कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं और एक एक चीज करके, हालांकि डिटेल में भी करेंगे, लेकिन पहले जो है ना जितना रिक्वायर्ड है उतना हम कर दे रहे हैं, ताकि जो है ना आप किसी भी एग्जाम में, या फिर खास करके देखिए यूपीएससी में वैसे भी फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रोल तब है जब आप फिजिक्स का ऑप्शनल रखते हैं, तो फिजिक्स का ऑप्शनल तो है नहीं आपका, है ना। लेकिन अगर आपका साइंस एंड टेक्स क्वेश्चन आता है, समझे, खास करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो वहाँ पर जो है इसका एप्लीकेशन जरूर देखने को मिलेगा, और ये सब चीज़ पता है, समझे, तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जो है, समझे, अब वर्क बराबर क्या होता है समझिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, अगर आप दीवार को धक्का देते हो, क्या क्या करते हो? धक्का देते हो, और दीवार नहीं हिली, तो वर्क क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होगा? वर्क जो है जीरो ही होगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का मतलब है कि एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क को हम एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पर जो है कैनेटिक एनर्जी, मोशन में एनर्जी, ठीक है। मतलब कैनेटिक एनर्जी तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, समझे। कार जैसे कार चल रही है, तो उसमें कैनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि डैम में, ठीक है, पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जो टरबाइन घूमता है, ठीक है, ये चीजें है। तो कहने का मतलब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। देखिए मैं फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। कैनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv²। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कैनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है। अब देखिए यहाँ भी जो है वेलोसिटी है। क्या है? भी जो है आपका वेलोसिटी है, समझे। यानी कि किसके वजह से? स्पीड के वजह से, वेलोसिटी के वजह से, समझे। तो ये चीज, हालांकि दोनों देखिए, आप यहाँ पर मत सोचिएगा कि मैं वेलोसिटी स्पीड एक ही बोल रहा हूँ, लेकिन मोशन तो हो रहा है ना। मोशन में जो है आपको स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, समझे। तो जब भी ऐसा हो, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको क्या होगा? आपको कैनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये होता है mgh। mgh मतलब, mgh क्या है? mgh जो है ना, एनर्जी ड्यू टू हाइट। जब हाइट जो है घटता बढ़ता है, तो वहां पर जो है पोटेंशियल, यानी कि हाइट के वजह से जो है एनर्जी होता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, क्लियर है। अब पावर की बात करें तो पावर जो है आपका वर्क अपॉन में टाइम। क्या है? वर्क अपॉन टाइम जो होता है, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है आपका पावर होता है। क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर कहते हैं, समझे। एक तरह से कह सकते हैं जितना जल्दी काम होगा उतनी ज्यादा पावर होगी। क्या होगी? जितना जल्दी काम होगा उतना ज्यादा पावर होगा, समझे। अब बात करेंगे सोलर पावर प्लांट्स की। तो देखिए सोलर पावर प्लांट्स में जो है लाइट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सोलर पावर प्लांट्स में जो है लाइट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है। क्या है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, समझे। तो ये चीज है, तो इसको समझिएगा। इसरो के सैटेलाइट्स में एनर्जी के लिए जो है सोलर पैनल्स जो है लगाए जाते हैं। क्या है? सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। इसरो के सैटेलाइट्स में एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। किसकी? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। समझिए, अब देखिए, हीट का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जो है हीट ट्रांसफर होता है, उसको क्या कहते हैं? हीट, है ना। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, है ना, और उसके वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको हम हीट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कंडक्शन, क्या है? कंडक्शन। तो कंडक्शन जो है हीट सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होती है। हीट जो है सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होती है। जैसे लोहे का रॉड गर्म हो जाता है, क्या है? लोहे का जो रॉड है वो गर्म होता है, क्यों? क्योंकि कंडक्शन, यानी कि हीट जो है सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होता है। समझे? कन्वेक्शन की अगर बात करें, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में क्या होता है? हीट लिक्विड गैसेस में ट्रांसफर होती है। हीट जो है लिक्विड या गैसेस में ट्रांसफर होती है, जैसे हवा के सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ जो है कन्वेक्शन है। तो जब भी लिक्विड और गैसेस में होगा हीट ट्रांसफर, तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। ऐसे रेडिएशन होता है, क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? हीट जो है बिना मीडियम के ट्रांसफर होती है। हीट जो है बिना मीडियम के ट्रांसफर होती है। जैसे सूरज की हीट स्पेस के थ्रू अर्थ तक जाती है, तो दैट इज द रेडिएशन। तो रेडिएशन बिना मीडियम का जो है ट्रांसफर होगा, क्या होगा? हीट हीट जो है बिना मीडियम का ट्रांसफर होगा। जैसे सूरज की हीट, सन की हीट जो है कहाँ तक? स्पेस के थ्रू जो है अर्थ तक पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। समझे? तो रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, तीनों पता चल गया। कंडक्शन जो है हीट जो है हीट का ट्रांसफर किस में होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद कन्वेक्शन जो है लिक्विड और गैसेस में होगा, है ना, जैसे हवा का सर्कुलेशन। रेडिएशन जो है बिना मीडियम के ट्रांसफर होता है। रेडिएशन जो है, रेडिएशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, रेडिएशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे सन की जो लाइट आती है हमारे तक, वो है ना स्पेस के थ्रू ही आती है अर्थ तक। समझे? तो वहाँ कोई मीडियम नहीं है। अगर मीडियम होगा तो वो रुक भी जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग, अब इसको लिंक कैसे करेंगे? यूपीएससी से लिंक करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, समझे? देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में रेडिएशन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग में रेडिएशन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती है, समझे? तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल ये हमने कवर किया है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन एनर्जी की। क्या है थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स लॉज ऑफ एनर्जी क्या है? लॉज ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ एनर्जी, समझिए। अब देखिए फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, जो ये बताता है कि हीट और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और कैसे यूजेबल वर्क में कन्वर्ट होती है, समझे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्रिएट होती है या होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। मतलब एक तरह से एनर्जी ना क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल देखिए, जब हम पेट्रोल बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी से फिर हीट में, और फिर हीट से जो है आपको कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एक तरह से क्या है, ये जो है कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये इंजन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। सोलर पैनल्स सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है? एनर्जी कंजर्व होती है। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंट्रोपी डिसऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज। ये जो है
ये लॉ कहता है कि हीट स्पॉन्टेनियसली कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जा सकती है बिना वर्क किए, ठीक है, बिना वर्क किए। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट इफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट इफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, हीट इंजन, कार इंजन का 100% इफिशिएंसी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हीट इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो देखिए ये क्या है, जो है आपका एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर तक जो है पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखिए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए साइंटिस्ट को है ना -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 केल्विन पॉसिबल नहीं होता है, समझे। अब देखिए करंट से कैसे लिंक करेंगे। इंडिया ने क्या किया, ITER फ्यूजन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें प्लाज्मा को मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीट किया जाता है ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो। ये थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। ITER फ्यूजन प्रोजेक्ट में जो है पार्टिसिपेट किया गया है, जिसमें प्लाज्मा को मिलियंस ऑफ डिग्री तक जो है हीट किया जाता है ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो। ये थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब बात करेंगे वेव्स एंड साउंड की, तो देखिए वेव का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफर बिना मेटर्स के परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के। मैकेनिकल वेव्स जो है जिन्हें मीडियम चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव्स जिनमें जिनमें क्या होता है, मीडियम चाहिए होता है, जैसे साउंड है, वाटर है, वेव्स, ये सब वाटर वेव्स है, तो इसको मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनमें मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे लाइट, रेडियो वेव्स, ये सब चीज़ें इसमें मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए, समझे, ये है। जैसे साउंड है, वाटर वेव्स है, तो ये सब क्या है, मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है जिसमें मीडियम चाहिए, समझे। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ साउंड की, तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस के फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, इसीलिए स्पेस में साउंड नहीं सुनाई देता है, ठीक है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, इसीलिए स्पेस में साउंड नहीं सुनाई देता, इस चीज़ को समझिए। फिर देखिए एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो देखिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, नेवी सबमराइन्स ओशियन में जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें, तो देखिए मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है अल्ट्रासाउंड, मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है अल्ट्रासाउंड। अब देखिए यूपीएससी से कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में 2023 में इंडिया ने डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया है, डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया है, जिसमें सोनार और अंडर वाटर रोबोटिक्स का यूज होता है। क्या होता है, अंडर वाटर रोबोटिक्स का यूज होता है। साउंड फिजिक्स डायरेक्टली लिंक्ड है, क्या है, साउंड फिजिक्स जो है डायरेक्टली लिंक्ड है, इस चीज को समझिए। फिर जो है हम बात करेंगे लाइट एंड ऑप्टिक्स की, किसकी बात करेंगे, लाइट एंड ऑप्टिक्स की, लाइट एंड ऑप्टिक्स, समझिए इसको, लाइट एंड ऑप्टिक्स, समझे, लाइट एंड ऑप्टिक्स। देखिए नेचर ऑफ लाइट की अगर बात करें, क्या है नेचर ऑफ लाइट की, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो स्पेस में वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो वैसे भी मीडियम की जरूरत ही नहीं होता है, जो स्पेस में वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें, तो देखिए जो है आपका क्या कहते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है
जिसका लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, क्या है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन जो है जब लाइट किसी सरफेस से टकरा कर वापस आती है, क्या होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आता है, जैसे जहां मिरर इमेज बनता है। रिफ्रैक्शन जब होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, जैसे पेंसिल पानी में टूटी हुई लगती है, तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, तो जब जाते हुए क्या होता है क्रिटिकल एंगल के बाद जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या होता है क्रिटिकल एंगल के बाद जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझे, तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये ऑप्टिकल फाइबर जिसमें इंटरनेट के लिए जो है बैकबोन टेक्नोलॉजी माना जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, समझे, ये चीज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड पर होता है। और यहाँ पर जैसे एक और है जैसे इंडोस्कोपी होता है मेडिसिन के फील्ड में, तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है, समझे, इंडोस्कोपी में भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए भारत में भारत नेट प्रोजेक्ट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना रहा है ना, जिसमें रूरल एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसका बेस प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस है, समझे। तो ये चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया। भारत नेट प्रोजेक्ट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना रहा है रूरल एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, इसका बेस प्रिंसिपल वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझे। अगर अब बात करेंगे डिस्पर्शन की, तो देखिए डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब हो गया व्हाइट लाइट का प्रिज्म से आस जो पास होते हैं, और मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हाइट लाइट का प्रिज्म से पास होते वक्त जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम वेबज्योर कहते हैं, है ना। वेबज्योर मतलब 7 कलर्स का नाम है, याद रखिएगा वेबज्योर से। तो यहाँ पर जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के वजह से ही होता है, वो अलग अलग 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। जैसे रेनबो देखेंगे तो रेनबो जो है नेचुरल डिस्पर्शन होता है, वहां पर क्या होता है रेनबो के अंदर नेचुरल डिस्पर्शन देखने को मिलेगा रेनबो के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका नेचुरल डिस्पर्शन है, क्या है नेचुरल डिस्पर्जन डिस्पर्शन, ठीक है, क्या है नेचुरल डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो समझिए इसको, ठीक है, ये है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, क्या है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स एंड मैग्नेटिज्म्स मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, समझिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो है, ठीक है, V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर होता है, V बराबर आई आर, जिसमें वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज V बराबर आई आर, आई भी आई जो है करंट हो गया, आर से रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो पता होना जरूरी है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, समझिए इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अराउंड, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर के अराउंड क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मान के चलिए एक कंडक्टर है, समझे, क्या है एक कंडक्टर है, इसके अराउंड जो है, इसके अराउंड समझे
क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसके अराउंड, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, समझे। इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस होता है। किस पर बेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस होता है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो बुलेट ट्रेन में जो है मैगलेव टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक लेविगेशन का यूज होता है। किसका? मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज होता है, जिसमें हम मैगलेव टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगलेव टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज होता है। तो बुलेट ट्रेन में जो है मैगलेव टेक्नोलॉजी जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर भी ही बेस होता है। अब देखिए इंडिया में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो है मैग्नेटिक लेविटेशन कहाँ है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में जो है जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और समझिए यूज प्लान किया गया है जो जापान के साथ जो है कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, पॉसिबल है, ठीक है। ये चीजें हैं। आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स देखिए क्वांटम मैकेनिक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक्स। अब यहाँ समझिए क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक्स की अगर बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो है पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझता है। क्या करता है? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल्स को बिहेवियर को समझता है। अब यहाँ समझिए पार्टिकल वेव डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम इंगेजमेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ये आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है तो क्वांटम कंप्यूटिंग भारत का नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, यानी कि 8,000 करोड़ बजट जो है क्वांटम प्रोसेस डेवलप कर रहा है। इतना बजट में जो है क्वांटम प्रोसेसर डेवलप कर रहा है इतने बजट में। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डिफेंस कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए जो है यूज होगा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। किसका? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डिफेंस कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए जो है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का यूज होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो देखिए जैसे फ्यूजन होता है तो फ्यूजन में क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। फ्यूजन जो है लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, लाइट न्यूक्लियस क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं सन के अंदर, समझे। अब इसको करंट से लिंक कर सकते हैं। करंट से कैसे लिंक करेंगे? तो 2022 में जो है यूएसए में लॉरेंस है ना लाइव मोर लैब ने फर्स्ट टाइम ने क्या किया है? फर्स्ट टाइम नेट एनर्जी गेन फ्यूजन रिएक्शंस अचीव किया है। भारत का आईटीईआर प्रोजेक्ट में जो है पार्टिसिपेशन ग्लोबल एनर्जी फ्यूचर के लिए जो है इम्पोर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो है क्या है? मतलब जैसे फिजिक्स को बेसिक्स को लिखने का एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, और वो ये है कि पहले तो इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिजिक्स का रोल क्या है डेवलपमेंट में, फिर बॉडी लिखिए, कंसेप्ट और एग्जाम्पल के साथ कोलेबरेट कीजिए, और जैसे स्कीम्स पॉलिसी को इंक्लूड कीजिए, और कंक्लूजन जो है आपको जैसे फ्यूचर पोटेंशियल और क्या कहते हैं इंडियाज रेडीनेस, ठीक है, ये चीज देकर जो है उसको क्या कीजिए एक खत्म कीजिए, फिनिश कीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इंट्रो में जो है क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, और बॉडी के अंदर जो है आपको कंप्यूटिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन, ड्रग डिजाइन में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको करंट से भी लिंक करो, जैसे इंडियाज नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। कंक्लूजन में यही है, इंडिया को क्वांटम इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। क्या है? इंडिया को क्वांटम इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। ये अप्रोच जो है आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब ये जो है मतलब एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में आपको काम देगा, ठीक है। ये चीजें तो हमने देख लिया, मेटर देखा जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी ये सारी चीज देख लिया। उसका एप्लीकेशन है फ्यूजन एनर्जी क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है।
फिर अगर बात करें न्यूटन्स लॉ की, तो देखिए न्यूटन्स लॉ जो है F बराबर ma एक्शन रिएक्शन, वो सारे थर्ड तीनों लॉ हम देखा। फिर रॉकेट लॉन्च जैसे करते हैं, स्पेस मिशंस, एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, ये सब जो है इसी बेस पर होता है। थर्मोडायनामिक्स एंड फर्स्ट सेकेंड लॉ, इंजन, क्लाइमेट स्टडी, ये सब चीज़ें। फिर वेव्स जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोनार, कम्युनिकेशन, इस इन सब चीज़ों में। लाइट का देख लिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, मेडिकल इमेजिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, मैग्नेटिज्म, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। क्या है स्मार्ट ग्रिड? ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी जितने भी है ओम्स लॉ या फिर मैग्नेटिज्म के बेस पर होता है। फिर जो है मॉडर्न फिजिक्स हमने देखा, मॉडर्न फिजिक्स में यही देखा कि जो क्वांटम है, न्यूक्लियर है, तो क्वांटम मिशन, फ्यूजन प्रोजेक्ट, ये सारा मॉडर्न फिजिक्स पर बेस है। समझे, ये हमने यहाँ तक किया है, ठीक है।